Hello everyone, this is Deepak Singh. Welcome to all of you on India's largest e-learning platform and academy. So guys, how are you? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के एग्रीकल्चर सेक्टर पे। ठीक है, तो दिस इज़ मी दीपक सिंह। मैं करीब 8 साल से यूपीएससी सीएससी में पढ़ा रहा हूँ। पुणे, इंदौर, कलकत्ता, दिल्ली, बहुत सारी जगहों पे मैं पढ़ा चुका हूँ। मेजर टाइम जो मेरा बीता इंदौर में पढ़ाने का बीता है। ठीक है, उसके अलावा फिर आप अगर आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर वहाँ पे डाउनलोड कर लें। ठीक है, और आपको अगर अपनी तैयारी करनी है, आपको श्योर सक्सेस चाहिए तो प्लीज़ कम एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, गेट द सब्सक्रिप्शन। ठीक है, हैज़ द डिटेल्स अबाउट द सब्सक्रिप्शन। ठीक है, you see on the screen that if you are going for the 12 month your fees will be 44,000, but when you use my code Deepak1 your fees will be 39,600। इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? इसमें आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, आपका प्री भी कवर होगा, मेंस भी कवर होगा, सी सेट भी कवर होगा। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट भी आपका कवर होता है। क्लियर है, ऑप्शनल पेपर भी आपका कवर होता है। कहने का मतलब बहुत कम फीस में बहुत सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। इसी तरीके से अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो, अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, फिर भी आप सिविल सर्विस देना चाहते हो, अभी आपके पास 2-3 साल है आपके पास में, तो यू शुड गो विथ 24 मंथ पैक। ठीक है, ये 64,000 का है। अगर आप दीपक1 कोड यूज करते हो तो यू विल गेट डिस्काउंट एंड द फीस विल बी 57,600। ठीक है, 10% का आपको डिस्काउंट वहाँ पे मिलेगा। और ये रहा सबसे ही बेस्ट फीचर अनअकैडमी का, जिसे हम कहते हैं आइकॉनिक। आइकॉनिक कहने का मतलब क्या है कि इस फीचर में आपको पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज फीडबैक, ये सभी चीज़ें जो होती हैं आपको अवेलेबल होती हैं, जो कि प्लस में अवेलेबल नहीं हैं। यहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस जगह पे ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं। आपको पर्सनल कोच मिलता है, मेंटर मिलता है, उसके साथ आप जुड़ सकते हो, उससे डाउट क्लियर सेशन कर सकते हो, क्योंकि यूपीएससी में एक मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। इवन अगर आपको कभी कुछ बहुत इशू आता है तो मेंटरशिप आपको मैं भी दूंगा। अगर आप मेरा कोड यूज करते हो Deepak1, जस्ट रिमेंबर द कोड Deepak1। ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग टू यूज दिस कोड मुझे पता चलेगा और मैं आपको भी पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, योर फीस विल बी फॉर द 12 मंथ। ठीक है, द फीस नियर अबाउट 66 समथिंग, बट व्हेन यू यूज माई कोड योर फीस विल बी 57,600 and here is the fees description about the 89,100 for 24 month। ठीक है, और इफ़ यू यूज माई कोड Deepak1 यू विल गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट। क्लियर है? चलिए, तो आज का टॉपिक जो है एग्रीकल्चर, उसको हम देखते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर आपको मालूम है कि हमारी इकोनॉमी का एक प्राइमरी सेक्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब एक सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है, मेन अगर बोला जाए तो पूरा का पूरा प्राइमरी सेक्टर ही एग्रीकल्चर ही है। एंड एलाइड सेक्टर में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आप फिशरीज कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर आप अगर हम लोग डिस्कस कर लें फिशरीज वगैरह छोड़ दें, अगर तो माइनिंग आप करते हो। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इंडियन इकोनॉमी में आपके 3 जो होते हैं वो सेक्टर्स आपके मेन होते हैं। वैसे तो 5 होते हैं, लेकिन मेन 3 है। एक प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर है, एक टर्सरी सेक्टर है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है एंड एलाइड सेक्टर में आपका माइनिंग आ जाता है, फिशरीज आ जाता है, मतलब डायरेक्ट फ्रॉम द नेचर एग्रीकल्चर के अलावा जो भी चीज़ें होती है वो सब भी इसी में प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। फिर हर एक इकोनॉमी का सेकेंडरी सेक्टर होता है, जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर के गुड्स को एज आ रॉ मटेरियल यूज करके यहाँ पे मशीनों से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, और मशीन से मैन्युफैक्चरिंग करके एक नए रूप में चीज़ों को बनाया जाता है, एक अच्छा खासा उसमें चेंज लाया जाता है उसकी क्वालिटी में। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर ये आ जाता है सेकेंडरी में। देन टर्सरी आ जाता है, टर्सरी में सर्विसेज आ जाता है। जैसे आप अनअकैडमी पे पढ़ रहे हो तो ये एक सर्विस सेक्टर है। आप लॉयर के पास जाते हो, एक सर्विस सेक्टर। आप डॉक्टर के पास जाते हो, एक सर्विस सेक्टर है। ठीक है, आप ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हो, एक सर्विस सेक्टर है। तो दिस ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर। बट जब भी किसी देश का ग्रोथ होता है, किसी कंट्री का ग्रोथ होता है, या इकोनॉमी का ग्रोथ होता है, तो द मेजर थिंग इज दैट
कि वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसका, प्राइमरी सेक्टर का। और प्राइमरी सेक्टर में ये जो एग्रीकल्चर जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो आफ्टर कॉलोनियल इकोनॉमी जो इंडिया का एग्रीकल्चर डेवलप हुआ वो करीब 3 फेज में डेवलप हुआ, फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड फेज। ठीक है, ये तीनों फेज जो हैं इनको अगर हम डिवाइड करें तो एक तो बोला जाता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंट टिल ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, बट व्हेन ग्रीन रेवोल्यूशन came in India, the major changes we have seen that in Indian economy, and it will change to 1990 जब पोस्ट प्री लिबरलाइजेशन बोलते हैं, जब हमारे यहाँ पे एलपीजी आया था तब तक एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। लेकिन 1991 में हमारे यहाँ पे जैसे ही एलपीजी आ जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड के दूसरी इकोनॉमी के साथ में जुड़ जाती है, तो वहाँ से एक मेजर चेंज देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट लिबरलाइजेशन का फेज। ठीक है, तो आज हम ये तीनों फेज एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस देखेंगे, फिर लैंड रिफॉर्म्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट जो है, एग्रीकल्चर क्रेडिट, उसका कितना इंपॉर्टेंस है, एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए कितने सारी कमिटीज डेवलप हुई हैं, कितनी कमिटीज को बनाया गया है, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, और बहुत ही डिटेल एनालिसिस में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बने रहिए मेरे साथ। देखिए, सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि शेयर ऑफ वर्क एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 आउट ऑफ द टोटल वर्कर्स 481.7 मिलियन, देयर आर 118.7 मिलियन कल्टीवेटर्स एंड 144.3 मिलियन एग्रीकल्चर लेबर्स, which means approximately 55% of the total workers were employed in agriculture and allied sectors. What it means? ये कह रहा है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टोटल जो वर्कर्स थे वो 481.7 मिलियन थे। ठीक है, जिसमें 118.7 मिलियन जो थे वो कल्टीवेटर्स थे और 144.3 मिलियन जो थे वो एग्रीकल्चर लेबर थे। ठीक है, विच मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 55% जो था वो टोटल वर्कर वर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। कहने का मतलब कि इंडिया में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग डायरेक्टली जो पर्सन एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे वो 55 थे, जो अभी नियर अबाउट 46 पॉइंट समथिंग पे आ गए हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर देखेंगे कि बोला जाता है कि द परसेंटेज शेयर ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बीन डिक्लाइनिंग। ठीक है, तो लगातार इनका परसेंटेज शेयर डिक्लाइन हो रहा है। एज पर द लेबर ब्यूरो रिपोर्ट 2015-16 जो रिपोर्ट आई है उसमें 46.1% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वाज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। इट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि 2011 की सेंसस रिपोर्ट में जिसने 55% लेबर को, एग्रीकल्चर लेबर को शो किया था, वो एग्रीकल्चर लेबर अब डिक्लाइन होकर कितना पहुंच गया बेटा, 46.1%। मतलब धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर में या तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जॉब क्रिएशन नहीं हो पा रहा है, या फिर बेनिफिट नहीं हो पा रहे, इसलिए लोग एग्रीकल्चर को छोड़कर दूसरे सेक्टर की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बेटर आपको एक एविडेंस मिल गया कि कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में लगातार कंटिन्यूअस एक डिक्लाइन का फेज देखने को मिल रहा है इंडियन इकोनॉमी में, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उसका प्राइमरी सेक्टर का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल देता है, फिर सेकेंडरी सेक्टर के लिए डिमांड भी क्रिएट करता है, क्योंकि भाई ज़्यादा पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में अगर वो ग्रोथ करेंगे तो सेकेंडरी सेक्टर के गुड्स को परचेज करेंगे। समझ रहे हो ना? फिर वही अगर अच्छा वर्क करेंगे तो सेकेंडरी डेवलप होगा, जब प्राइमरी सेकेंडरी दोनों डेवलप होंगे तो सर्विस सेक्टर को बढ़ाएंगे। आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजोगे तो सर्विस सेक्टर ग्रोथ होगा, आप ट्रांसपोर्टेशन करोगे वो ग्रोथ होगा। समझ लो ना? तो दीज ऑल फैक्टर्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर, इसका डेवलप होना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर ये डेवलप नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी किसी भी इकोनॉमी के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इनका जीडीपी में आखिर कंट्रीब्यूशन क्या है। तो बोला जाता है इन 2018-19 द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड जीबीए ओवरऑल 2011-12 की प्राइस में 14.4%। मतलब अगर हम 2011 और 12 के प्राइसेस को लें
तो जीडीपी जो इंडिया में जीडीपी का जो पार्ट उसमें 14.4% जो है ये पार्ट एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत कम है। क्यों? क्योंकि आप ही इमेजिन करो ना बेटा, आप इमेजिन करो कि एक इकोनॉमी जहां की 46% पीपल डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे हैं, 72% पीपल इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, बट उनका जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो 14% है, 14.4% है। ये क्या शो करता है? सोचो, मेरी बात को बहुत ध्यान से सोचो, तब समझ में आएगी बहुत सारी चीज़ें। मान लो हम एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको इजी हो समझने में। जस्ट इमेजिन कि ये भाई एक पोर्शन है, ये हमने एग्रीकल्चर ले लिया, मतलब ये हमने जीडीपी ले लिया, ठीक है, चलो जीडीपी ले लेते हैं, ठीक है, और ये सेक्टर ले लेते हैं, ये पॉपुलेशन ले लेते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन। अब पता चला एग्रीकल्चर सेक्टर जो पॉपुलेशन में है इनडायरेक्टली वो इतना परसेंट है, मतलब इतना परसेंट सेक्टर एग्रीकल्चर में इनडायरेक्टली है। लेकिन हम जीडीपी की बात करते हैं तो हम केवल इतने पे सिमट जाते हैं, मतलब ओनली 14.4% जीडीपी में जाते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली 72% हम यहाँ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं है। इट शोज दैट कि एग्रीकल्चर सेक्टर सफर इन इंडिया डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब इंडिया में अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जिसको आप बोलते हो, वो अभी भी शो हो रहा है। मतलब काम तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रोडक्शन जो है वो या तो जीरो है या तो निगेटिव है, ठीक है, यही तो शो कर रहा है। और क्या शो कर रहा है? तो याद रख लेना, ये पूछा जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि भाई आप इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने परसेंट पीपल है, आप बोलोगे सर 46 to 47% नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेट डायरेक्टली हैं एंड 70 to 72% इनडायरेक्टली हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड इज दैट कि देन व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन जीडीपी? तो यू सेड कि सर 40 मतलब 14.4%। Then this against asked the answer, question that what was the reason behind it? तो फिर आपको बोलना पड़ेगा सर इन इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर सफर फ्रॉम द disguised unemployment. In short we can say that in India the agriculture sector was not growth, ठीक है, was not बोला जाए तो उस ग्रोथ में इंडियन एग्रीकल्चर नहीं है जिस ग्रोथ में हमने उसको मतलब उसको बनाना चाहिए इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण। तो एक यहाँ पे एक मेजर पॉइंट इसका ये देखने को मिलता है, तो ये भी आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। द नेक्स्ट वन, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड हेड्स, क्रॉप एंड एलाइड, ठीक है। एक तो सीधे फसलों की बात कर लो या इससे जुड़ी हुई चीजों को बात कर लो। एलाइड एक्टिविटी कवर लिव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, ठीक है, मत्स्य पालन, जंगल में जो फॉरेस्ट्री होता है, लिव स्टॉक होता है, इन सभी चीजों को एलाइड में ले लेते हैं। टू स्टिमुलेट द प्रोडक्टिविटी ऑफ दीज एक्टिविटीज गो अंडरटुक पॉलिसी मेजर विच लेड टू वेरियस एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस, ठीक है। तो याद रखेंगे इंडिया में प्राइमरी सेक्टर के 2 पार्ट है, एक तो क्रॉप्स है, बेसिकली सीधे फसल पे चले जाओ। सेकंड है एलाइड सेक्टर और क्रॉप्स दोनों को ले लिया गया है, ठीक है, और दोनों को लेकर इंडिया में सेवरल रेवोल्यूशन किए गए जिससे हम प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ कर पाए। तो उन रेवोल्यूशन में क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर सेरल प्रोडक्शन, व्हाइट रेवोल्यूशन फॉर मिल्क प्रोडक्शन, green revolution for cotton production and blue revolution for fisheries production. These all are the important revolutions, ठीक है, that you might be heard about that and even you have to know about that. Clear है? The next one, अब हम लोग बात करेंगे, अभी तो हमने बेसिक इंट्रो देखा, लेकिन जो अभी हमने देखा था ना ये फर्स्ट फेज सेकेंड और थर्ड फेज, ठीक है, ये पहले पेज पे मैंने आपको बताया था। ये तो इंट्रो मैंने बता दिया कि एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, कितने % लोग लगे हुए हैं, ये नीड थी। लेकिन अब हम लोग जाएंगे डिस्कस करने कि एग्रीकल्चर का जो फर्स्ट फेज था, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंस टू प्री ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के पहले का फेज, वो आखिर कैसा था। तो बेटा आप सभी को मालूम होगा कि इंडिया में 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, देन इंडिया एस्टैब्लिश द प्लानिंग कमीशन एंड प्लानिंग कमीशन डिसाइडेड टू रन इंडिया एज अ प्लान्ड इकोनॉमी एंड दे डिसाइडेड टू प्रिपेयर 5-year प्लान्स, ठीक है, बिटवीन द 1950 to 1965 there were 3 main 5-year plans, first 1951 to 56, फिर 56 to 60 and 61 to 65, ठीक है। बट
We have seen a lot of problem between these 5-year plans. What was the problem behind the region? What was the problem? ठीक है, in this 5-year plans, the first reason is that if in first 5-year plan in Indian economy focused on the agricultural growth, ठीक है, but in the second 5-year plan Indian economy is focus shifted from the agriculture to industrial growth. That created a lot of problem because when a economy sudden, ठीक है, without having a satisfied growth in the primary sector, they shifted their focus from primary sector to secondary sector. It means, in other words, we can say that the Indian economy first having focus on the, ठीक है, industrial area, sorry, agricultural area, first they focused on the food grains, because when India got independence, India have to face a partition, ठीक है. When partition occurred in India, a large number, a lakh of people, a crores people migrated from Pakistan and from Bangladesh to India and settled as the refugee. We have a lot of problem. We have a critical situation at that time because we have to avail the food grains, food security to those peoples. And India suffered from the several famines in the colonial rules. ठीक है, so that was the major regions at that time that India faced. But when India decided to focus in first 5-year plan in agricultural economy and develop the agriculture sector, then it will be even it was good for the India even. ठीक है, इंडिया ने बहुत अच्छा किया था. It was good for the India, but till 1956 we are not at the peak of the revolution, peak of the agricultural sector. We are just taken away only food security, but till further 1 or 2 years, not for whole of the 5 years. And suddenly Indian economy from primary sector to shifted to secondary, from primary sector to shifted their focus in second 5-year plan in secondary sector. The Nehru, the Mahalanobis model, you might be heard about that Mahalanobis model that was used in second 5-year plan. What was in the second 5-year plan? We are using heavy machinery. We were going at a time for develop the heavy machinery sectors. That will create another problem for India, because when we are having a lot of focus on the secondary sector, और फूड सिक्योरिटी अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुई थी. इज नॉट वी आर नॉट सेल्फ रिलायंट, इवन सेल्फ सफिशिएंट इन फूड सेक्टर एंड इवन इन फूड सेरेल्स. ठीक है, बहुत सारी फसलों में हमने अभी वो चीज़ नहीं पाई थी जो हमें उस समय छू लेनी चाहिए थी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करके. लेकिन अभी हम सेकेंडरी में शिफ्टेड हो गए. डेट बिकेम अ मेजर प्रॉब्लम फॉर इंडिया. फिर 1962 चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया, 1965 पाकिस्तान अटैक्ड ऑन इंडिया, 1967 66 67 लार्ज लेवल फेमाइन इन इंडिया. ठीक है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स में हमने देखा कि इंडियन इकोनॉमी एक तो बिल्कुल डाउनवर्ड गई, और जो डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमी का होना था वो डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमी का हुआ नहीं. तो एक यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ निगेटिव एस्पेक्ट जाता है. उसके लिए देखो यहाँ पे, इन इंडिया वॉज एग्रेरियन इकोनॉमी विद मोर देन 80% ऑफ द पॉपुलेशन एंड डिराइविंग लिवलीहुड फ्रॉम द एग्रीकल्चर डायरेक्टली इनडायरेक्टली. ठीक है, तो 80% ऑफ द पीपल जो थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे. इन 1950-51 इंडिया प्रोड्यूस अराउंड 50 मिलियन टन्स ऑफ द फूड ग्रेन, वॉज नॉट इनफ टू फीड अवर 350 मिलियन पीपल. तो 50-51 में जो हमने 50 मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोड्यूस किए थे वो हमारे लोगों को फूड सिक्योरिटी दे पाए, इतना इनफ नहीं था. ड्यू टू दिस इंडिया हैड टू इंपोर्ट फूड ग्रेन्स टू फीड द सिटीजन इन दिस फेज. इसके कारण इंडिया को दूसरे देशों से फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करना पड़ा. क्लियर है. लो प्रोडक्टिविटी थी, स्टैग्नेटेड ग्रोथ अराउंड 0.4%, inadequate investment towards the improvement of agriculture productivity, low level of technology. ठीक है, inadequate irrigational facilities, all चीज़ जो थी हमारे पास में सब निगेटिव थी. उसमें हम कैसे ग्रोथ कर सकते थे. इस प्रॉब्लम सिचुएशन में हमने अमेरिका से हेल्प ली और अमेरिका के साथ हमने साइन किया PL480, जिसमें अमेरिका ने हमसे वादा किया था
कि जब तक इंडिया को, ठीक है, उसने वादा किया था कि इंडिया को जब तक भी फूड ग्रेन चाहिए होगा तो वो उसे इंडिया को देगा। इसे कहते हैं हम फूड फॉर पीस, ठीक है, फूड फॉर पीस बोलते हैं हम इसको, फूड फॉर पीस। ये क्लॉज था यूनाइटेड नेशन का, उसने हमसे वादा किया पब्लिक लॉ 480 के तहत कि वो इंडिया को फूड सिक्योरिटी देगा, ठीक है। बट व्हेन इन 1962 चाइना अटैक्ड इंडिया एंड चाइना कैप्चर्ड द पार्ट ऑफ अक्साई चीन इन इंडिया, लाइक वी हैव सीन दैट, ये जो यहाँ पे गलवान जहाँ पे अभी प्रॉब्लम भी इशू हुआ, ठीक है, यहाँ पे जब चाइना इंटर कर गया, अक्साई चीन को कैप्चर कर लिया, तो फिर हमारी आर्मी में घुस गया था। तो हमने यूनाइटेड नेशन में ये बात उठाई, तो यूनाइटेड नेशन ने बोला जो है वहीं रुक जाओ, ठीक है, जो जहाँ पे है वहीं पे एक्चुअल पोजीशन में रुक जाएगा। लेकिन हमने बोला नहीं, ये तो हमारी बाउंड्री में घुस आए। तो अब अमेरिका ने हमें धमकी दी, तो हम आपका फूड सिक्योरिटी जो PL 480 है उसको हम बंद कर देंगे। तो हमें मजबूरी थी क्योंकि हमारे पास खाने को अनाज नहीं था, इसलिए हमने अमेरिका के UN के सामने सरेंडर कर दिया। आज भी चाइना हमारे अक्साई चीन पे है और धीरे धीरे करके इंडिया में घुसता जा रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है। इसे हम कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए हमें यहाँ पे रुकना पड़ा। 1962 में चाइना ने अटैक किया था, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमें देखना भी पड़ा था, जस्ट बिकॉज ऑफ द फूड सिक्योरिटी इन फर्स्ट फेज, ठीक है। इन द अर्ली 1960 इंडिया फेस्ड सेवरल फेमाइन्स एंड वॉर्स। इट फर्दर एग्रीवेटेड द एग्रीकल्चर क्राइसिस इन इंडिया, ट्रिगरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। और जब इतनी मुसीबत आ गई तो भगवान कुछ बुरे के बाद अच्छा भी करता है। अच्छा ये हुआ कि इंडिया फोकस्ड ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, मैक्सिको से हम हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स लाए और ग्रीन रेवोल्यूशन पे फोकस करते हैं। तो हियर इज द सेकेंड फेज, ठीक है। सेकेंड फेज कब से कब तक चलेगा? सेकेंड फेज बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था आपका 1967 में, ठीक है, इस ग्रीन रेवोल्यूशन से लेकर 1990 तक हम ये देखेंगे फेज, ठीक है। उसके बाद 1991 में आ जाएगा LPG, तो वहाँ से और चेंजेस आएंगे, बट यहाँ पे देखते हैं। तो मीनिंग ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, अगर हमसे कोई पूछता है ग्रीन रेवोल्यूशन की मीनिंग क्या होगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो हम उसे ये बोलेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन इज द फेज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्पेक्टेकुलर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम द लेट 1960s। तो हम बोलेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा फेज है जिसमें इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में तेजी से ग्रोथ हुई और खास करके वीट में और बाद में राइस में ग्रोथ ज़्यादा देखेगी, वीट में और बाद में राइस के कल्टीवेशन में ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिली थी। दिस इज द ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। ये एक फेज है जिसमें बहुत तेजी से अनाज का उत्पादन हुआ था, खासकर गेहूं और चावल का, इसीलिए इसे हम ग्रीन फेज नाम बोलते, ग्रीन रेवोल्यूशन नाम बोलते हैं। आखिर उसकी खास बात क्या थी? तो देखिए उसकी खास बात में सबसे पहले आपके पास आ जाएगा हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, HYB सीड्स। ये सीड्स खास करके कहाँ से लाए गए थे बेटा? मैक्सिको से लाए गए थे। इस सीड की खास बात क्या थी? ठीक है, ये शॉर्ट टाइम में, ये सीड्स शॉर्ट टाइम में मैच्योर हो जाते थे, ठीक है, ये विंड डैमेज से बचाते थे, ठीक है, शॉर्ट स्टेम्स ऑफ इजीली कैरी फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स को बहुत अच्छे से कैरी कर लेते थे, फर्टिलाइजर का यूज करने पे वो अच्छे से मतलब उनमें ग्रोथ अच्छी होती थी, ठीक है। दैट्स वाई इंडिया इंपोर्टेड HYB सीड्स फ्रॉम मैक्सिको और दैट सीड डेवलप्ड बाय द डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, ठीक है, यही बोले जाते हैं जनक, ठीक है, जिन्होंने इस सीड को डिस्कवर किया था, किसको? HYB सीड्स को। क्लियर है? तो फर्स्ट वन ये। सेकेंड इरिगेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ राइट क्वांटिटी ऑफ वाटर एट राइट टाइम इज एसेंशियल ऑफ द सक्सेस ऑफ HYB सीड्स। अगर हम सही समय पे सही मात्रा में पानी दे दें हम फसलों को, तो इससे बहुत अच्छे से HYB सीड्स क्या करेगा? अपना रिजल्ट देगा। दैट्स वाई हैंस गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग इरिगेशन कवरेज टू सर्टेन एरियाज। तो हम कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया 1967 से 1990s के बीच में, गवर्नमेंट फोकस्ड अपॉन द HYB सीड्स imported from the Mexico, and second government having focus upon the irrigation schemes, ठीक है, because government no at that time know very well about that कि if right quantity water at right time, ठीक है, that was the benefited for the HYB seeds, ठीक है, और HYB सीड्स इन शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छे से रिजल्ट आपको देंगे। दैट्स वाई इरिगेशन को भी फोकस किया गया। द नेक्स्ट ऑन द मेजर इंपॉर्टेंट, द थर्ड वन प्रोसेस इज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है, एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर वाज प्रमोटेड इन ऑर्डर टू मेक HYB सीड सक्सेस। बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स का भी यूज किया गया था,
ठीक है। उसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स, फार्म मैकेनाइजेशन, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन आर अदर फैक्टर्स फोकस ड्यूरिंग दिस फेज। और क्या फोकस किया गया था? लैंड रिफॉर्म, फार्म मैकेनाइजेशन, ठीक है, यूजेज ऑफ पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाएं यूज की गई थी, गांव में इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट किया गया था। तो दीज ऑल पॉइंट्स डेवलप बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड प्री एलपीजी, प्री लिबरलाइजेशन पीरियड। ठीक है, तो कौन से 4 चीजें हुई थी? HYB सीड्स, इरिगेशन, लैंड रिफॉर्म, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अब इनके कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी होंगे। क्या? आप जो फर्टिलाइजर का यूज ज़्यादा कर रहे थे, उस फर्टिलाइजर का इतना एक्सेस यूज किया गया। ठीक है, अब समझो निगेटिव इसके पॉइंट क्या हुए। उन फर्टिलाइजर्स का इतना एक्सेस यूज किया गया कि जो ग्राउंड वाटर था, जो पीने के लिए पानी था, वो जहरीला हो गया, पॉल्यूटेड हो गया, पहली चीज़। सेकेंड, फर्टिलिटी ऑफ लैंड जो थी वो डिक्लाइन कर गई। तो जो जमीन की फर्टिलिटी होनी चाहिए वो फर्टिलिटी वो नहीं रहेगी, बल्कि डिक्लाइन कर गई। और थर्ड वन, द मेजर पार्ट, और क्या था? मेजर पार्ट ये था कि इसकी वजह से केवल उन्हीं एरियाज को डेवलपमेंट देखने को मिला जिन एरियाज में इरिगेशन बहुत अच्छा था, जिन एरियाज में बड़े फार्म्स थे या बड़े किसान थे। छोटे किसानों को इससे कोई फायदा नहीं मिला, और उन एरियाज को ज़्यादा इससे फायदा मिला जिन एरियाज में गेहूं और चावल की खेती होती थी। क्योंकि HYB सीड्स जो हैं या ग्रीन रेवोल्यूशन है, पहले वीट सेक्टर में देखा गया, मतलब गेहूं के क्षेत्र में, फिर राइस सेक्टर में, चावल के क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन इसने इंडिया में बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें भी लाई हैं। WHO का कहना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इंडिया में जितने भी लोग कैंसर से मरते हैं उसमें 65% ऑफ द कैंसर जो है वो केवल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का जो यूज किया जाता है आजकल हॉर्टिकल्चर में, फलों में, सब्जियों में। हॉर्टिकल्चर इसे क्रॉप्स कहते, फसलें कहते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं बेसिकली, इसको फसलें ना बोले तो हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, बागवानी फसलें। ठीक है, तो इनकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं और इससे कैंसर बहुत तेजी से लोगों में फैल रहा है। ठीक है, अचीवमेंट्स क्या थे इस फेज के? अचीवमेंट्स क्या थे? ठीक है, तो देखिए सबसे पहला अचीवमेंट आपके सामने क्या होता है? हमने सेल्फ सफिशिएंसी पा ली, किसमें? फूड ग्रेन्स में। ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, अनाज अच्छा हुआ तो हमें सेल्फ सफिशिएंसी मिल गई फूड ग्रेन्स में। एबिलिटी टू क्रिएट बफर स्टॉक, मतलब इमरजेंसी में कभी सूखा पड़ जाए, कुछ हो जाए तो लोगों को अनाज पहुंचा सके गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के पास में इतना स्टॉक हो गया कि वो बफर स्टॉक भी बनाने लगी। ठीक है, पहले वो स्टॉक कंप्लीट करती है, फिर वो बफर स्टॉक पे फोकस करती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे ताकि नेचुरल क्लाइमेटी और ड्रॉट्स और फ्लड्स के टाइम में हम बफर स्टॉक लोगों को दे सकें। जैसे अभी बहुत बाढ़ आया हुआ है, बहुत सारे रीजन्स में फ्लड्स आए हुए हैं, तो वहाँ पे ये बफर स्टॉक की वजह से क्या होगा? उनको अनाज पहुँचाए जाएंगे जिससे उनको फूड सिक्योरिटी मिल पाएगी। ठीक है, और इवन ग्रीन रेवोल्यूशन ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी टू फार्मर्स इन द रीजन्स इट वाज इम्प्लीमेंटेड। तो जिस रीजन में ये इम्प्लीमेंट हुआ वहाँ पे इसमें बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी पाई गई। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, श्रीगंगानगर राजस्थान का जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन इस कदर आप अच्छे से चला उस समय, और इरिगेशन भी वहाँ पे अच्छा था। तो इन सब रीजन्स की वजह से आज वहाँ पे कोई भी कच्चा मकान नहीं पाओगे, सबके पक्के मकान है। वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनकम जनरेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इट क्रिएटेड डिमांड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट, दिस हैज इनकरेज इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, ये डिमांड करता है एग्रीकल्चर इनपुट की, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ? तेजी से बढ़ेगा। आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करेंगे, सस्ते में मिलेगा, सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होगा, वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं कहने का मतलब क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से प्राइमरी सेक्टर का कैसे एक गुड इफेक्ट पड़ता है सेकेंडरी सेक्टर पे, जो मैं आपको समझा रहा था पहले, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही है। ठीक है, बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम? जो मैंने अभी पीछे गिनाया था उसको एक बार फिर देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या हुई ग्रीन रेवोल्यूशन से? ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू वेरियस सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल इशूज। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट इशूज, मतलब सोशियो इकोनॉमिक का मतलब कुछ किसान अमीर हो गए, कुछ किसान गरीब के गरीब रह गए, तो इनके बीच में इनकम इनइक्वालिटी आ गई। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है, कुछ रीजन्स डेवलप हो गए, कुछ रीजन्स अभी भी गरीब आ गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया में ही एक ही भारत में दो दो भारत हो गए।
ठीक है, एक भारत अमीर वाला, एक भारत गरीब वाला, ठीक है, जहाँ पे गरीब परिवार रहता है, एक अमीर परिवार रहता है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जहाँ पे आया वहाँ के लोग अमीर हो गए, वो क्षेत्र इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आर्थिक रूप से समृद्ध हो गया, और जहाँ पे नहीं आया वहाँ पे ये लॉस में चले गए, ठीक है। एंड इन्वायरमेंटल इशू इन द कंट्री में इन्वायरमेंटल इशूज आ गए, पॉल्यूटेड हो गया, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर पॉल्यूट हो गया, ठीक है। इट लेड टू इंक्रीज इन डिस्पैरिटीज इन इनकम, जो अभी मैं पढ़ा रहा था आपको, ठीक है। इनकम अमंग द फार्मर्स, कुछ फार्मर्स अमीर और कुछ फार्मर्स गरीब। इट क्रिएटेड रीजनल इनइक्वालिटी, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते क्षेत्रीय असंतुलन, रीजनल इनइक्वालिटी, ठीक है। एक ही भारत में दो दो भारत आपको देखने को मिलता है, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, आप ऐसे चलते रहो मेरे साथ, कर्नाटक, केरला, फिर तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के बाद फिर आप चले आओ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से सब ले लो आप सदन के कॉर्नर के, ठीक है। आप तेलंगाना ले लो, ठीक है, फिर उड़ीसा ले, तेलंगाना आप ले लो, बस तेलंगाना तक जाओ आप। फिर आप देखो ये जो रीजन से इंडिया के कोस्टल वाले, क्या ये इकोनॉमिक लेवल पे बहुत डेवलप हैं? हाँ हैं। लेकिन आप बीच में आ जाओ, मध्य प्रदेश ले लो, आप यूपी ले लो, आप बिहार ले लो, आप झारखंड ले लो, ये राजस्थान ले लो, ये उत्तराखंड ले लो, ये क्या उतने डेवलप्ड है? नहीं है। तो एक ही भारत में दो दो भारत देखने को मिलता है। कुछ की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, जैसे गोवा, उसकी सबसे ज़्यादा रहती है। तो ये सब इनकी सबसे ज़्यादा है, जो बीच में एरियाज हैं इनकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। इस तरीके की रीजनल इनइक्वालिटी जो आज दिख रहा है, ऐसे समय एग्रीकल्चर को लेकर हो गई। पंजाब, वेस्टर्न यूपी, इन सब रीजन्स में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला। हरियाणा, ठीक है, अपर राजस्थान, ठीक है, नॉर्दर्न राजस्थान जिसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सिंस द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट हाई यील्ड वैराइटीज आर वेरी हाई एंड द सॉइल हैज बिकम फर्टिलाइजर डिपेंडेंट। समझ रहे हो, HYB सीड्स जो थे उनने इतनी तेजी से जमीन की जो न्यूट्रिएंट थे उसको खींचा अपने डेवलपमेंट के लिए कि अब HYB सीड्स पूरी तरीके से क्या हो गए थे? फर्टिलाइजर पे डिपेंड थे। अब सीड से मतलब नहीं था, अगर आप फर्टिलाइजर का यूज नहीं कर रहे हो तो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उतना हाईली डेवलप्ड नहीं होगा, ठीक है। चलो देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल्सो लीड टू मासिव डिस्ट्रेस माइग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर फ्रॉम ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार टू पंजाब एंड हरियाणा। दीज माइग्रेंट लेबर्स आर नॉट स्किल्ड एंड सो दे हैव नो वे to work on the rich farmer fields, thereby leading to their exploitation। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो था उसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस माइग्रेशन को क्रिएट किया। क्यों? खेती करनी महंगी हो गई, लोग अपने खेत को ऐसे ही छोड़कर शहर में मूव कर गए, नौकरी करने के लिए मूव कर गए, ठीक है। ये आपको ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस माइग्रेंट लेबर की वजह से जो मतलब ये लेबर दिल्ली पहुँचे, बॉम्बे पहुँचे, वहाँ पे इनका एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, अब 1991 के बाद क्या चेंज हुआ? अब ये थर्ड फेज स्टार्ट हो गया, ठीक है। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड फेज, दैट इज कॉल्ड पोस्ट लिबरलाइजेशन फेज आफ्टर 1991 टिल नाउ, ठीक है, 2020। क्लियर है? तो देखते हैं भाई, द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लक्चुएशंस इन द ग्रोथ रेट ऑफ क्रॉप यील्ड एज वेल एज टोटल एग्रीकल्चर आउटपुट, ठीक है। मतलब ये टोटल एग्रीकल्चर आउटपुट पे डिपेंड करता था पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस भी देखने को मिलते हैं। पोस्ट रिफॉर्म पीरियड शोज द ग्रेजुअल डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन इकोनॉमी, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर नाउ कंट्रीब्यूट्स ओनली 15%, GDP डाउन फ्रॉम 29% 1991, ठीक है। मतलब 1991 में इंडिया की टोटल GDP का 29% एग्रीकल्चर सेक्टर था, जिसको बढ़ना चाहिए था। लेकिन हमारी कंट्री में LPG आने के बाद से हमारे यहाँ सेकेंडरी सेक्टर पे फोकस ज़्यादा हो गया, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर का और टर्सरी सेक्टर, इवन सबसे ज़्यादा टर्सरी सेक्टर का हुआ। सेकेंडरी टर्सरी का पार्टिसिपेशन GDP में ज़्यादा बढ़ गया और एग्रीकल्चर 29 से पहुँच गया कहाँ पे? 14.4%, नियर अबाउट अप्रॉक्स 15%, ठीक है। दैट विल लीड टू ह्यूज लॉस फॉर द इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज अ मास ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अ मास पॉपुलेशन दैट बिलोंग टू फार्मिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
डिस्पाइट चेंज इन द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी framework and trade liberalization, the agriculture sector in India did not experience any significant growth post economic reforms of 1991. ये क्या कहना चाह रहा है भाई? ये कहना चाह रहा है कि डिस्पाइट ऑफ द चेंज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है, जो हमने मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाई जिसमें हम ट्रेड लिबरलाइजेशन की प्रोसेस लेकर आए, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर जो इंडिया का था उसमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को नहीं मिली 1991 के बाद में, ठीक है। इनफैक्ट, ठीक है, आप ग्रोथ तो नहीं देखने को मिली, बल्कि अगर हम इसको कंपेयर करते हैं लिबरलाइजेशन पीरियड में तो बोला जाता है कि भैया इसमें बहुत ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिलता है 1980, 93 और 1993 2006 के बीच में बहुत ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिलता है। जो ग्रोथ यहाँ पे थी 10 से 13 सालों में वो यहाँ पर नहीं हो पाई, ठीक है। वो 13 सालों में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ यहाँ पे था वो यहाँ बढ़ने की बजाय लगातार क्या हो गया, रिड्यूस होता चला गया। और क्या प्रॉब्लम आई, तो इरिगेशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का मैक्सिमम एक्सपेंस किस पे होने लगा, सेकेंडरी सेक्टर पे। गवर्नमेंट डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी टू एक्सपेंस ऑन द इरिगेशन फैसिलिटीज, दैट्स वाई पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट की तरफ से क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि सरकार का खर्चा सेकेंडरी और टर्सरी पे ज़्यादा बढ़ गया और प्राइमरी पे सरकार का खर्चा डिक्लाइन कर गया, ठीक है। तो वो तीनों फेज हमने डिस्कस कर लिए। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का एक चैप्टर जिसे हम कहते हैं लैंड रिफॉर्म सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। आप सभी ने बेटा लैंड रिफॉर्म के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा, ठीक है। बट मैं जो आपको लैंड रिफॉर्म पढ़ाने जा रहा हूँ ये लैंड रिफॉर्म बाकी लैंड रिफॉर्म से बिल्कुल अलग है। आखिर ये बाकी लैंड रिफॉर्म से बिल्कुल अलग क्यों है, मतलब इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट जो अलग है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपने अब तक बस इतना सुना होगा कि मीडिएटर्स को हटा दो तो लैंड रिफॉर्म हो जाएगा। नहीं, नथिंग लाइक दैट बेटा। लैंड रिफॉर्म्स इज अ सोशल एस्पेक्ट, ठीक है, सोशल एस्पेक्ट है फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जब मेरी बात को समझो बहुत ध्यान से, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लैंड रिफॉर्म इज अ प्लान्ड एंड इंस्टीट्यूशनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन मैन एंड लैंड, ठीक है। चेंजेस इंट्रोड्यूस इनटू सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर एंड अ फार्मिंग स्ट्रक्चर। मतलब क्या है, लैंड रिफॉर्म जो है इसमें हमने एक इंस्टीट्यूशनल रीऑर्गेनाइजेशन किया, मतलब जो आदमी है और जो उसकी ज़मीन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक इंस्टीट्यूशनल रीऑर्गेनाइजेशन ही लैंड रिफॉर्म कहलाता है। जरा मेरी बात को समझना। अगर आपको मैं बोल दूँ कि आप एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा दो तो आप चले गए सीड्स पे खर्चा कर दिया, फर्टिलाइजर पे खर्चा कर दिया, मशीन अच्छा ले आए, इरिगेशन कर दिया, रोड बना दिया, मार्केट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बना दिया, सब्जी मंडी मतलब अनाज मंडी बना दी, ठीक है, और फिर आप बोलो कि नहीं अब बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये सब जो है ना इसे हम बोलते हैं कैपिटलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। केवल कैपिटलिस्टिक अप्रोच से आपका कभी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता जब तक आपने ये 3 चीज़ें ना की हों। क्यों? क्योंकि आप खुद बताओ मुझे, ठीक है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना इस पॉइंट को। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन फेवर ऑफ द कल्टिवेटर्स, ठीक है। तो मान लो कि एक कल्टिवेटर जो है उसके पास में ये ज़मीन है, ठीक है। अब ज़मीन जितनी ज़्यादा बड़ी होगी प्रोडक्शन उतना ज़्यादा होगा, लेकिन ज़मीन धीरे धीरे हमारे इंडिया में क्या है, ए हैं, उनके 3 बेटे हैं बी सी डी। अब एक ही अगर डेथ हो गई तो 3 ज़मीनें, तो बी सी डी में ये नहीं कि एक ज़मीन बी ले ले, एक ज़मीन सी ले ले, एक ज़मीन डी ले ले, ऐसा नहीं होता इंडिया में। इनके 3 पार्ट होंगे, इनके भी 3 पार्ट होंगे, इनके भी 3 पार्ट होंगे। तो धीरे धीरे इंडिया में जो फार्म का साइज है वो लगातार छोटा होता गया, और छोटे फार्म साइज में कभी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डेवलप नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप बगल में कोई दूसरी फसल हो रही है, आपके दूसरी फसल हो रही है, तो इसमें जो होता है फसल दोनों को बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है और इससे दोनों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो एक तो सबसे बड़ी बात तो ये थी, ठीक है, छोटे खेत की समस्या थी सबसे बड़ी बात। दूसरा, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास में लैंड था ही नहीं, ठीक है, वो करना चाहते थे, एग्रीकल्चर करना चाहते थे, खेती करना चाहते थे, लेकिन ज़मीन नहीं है। अब ज़मीन किसके पास है, जमींदार के पास में। तो जमींदार से उनको लेकर ज़मीन प्रोवाइड कराना, ये भी किसका पार्ट है, लैंड रिफॉर्म का पार्ट है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया,
इस एक्ट पे कांग्रेस गवर्नमेंट 1937 में चुनाव लड़ती है। जब कांग्रेस गवर्नमेंट 1937 में चुनाव लड़ती है बेटा, तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये वादा किया था कि, अब समझो मेरी बात को पहले समझो, 11 प्रोविंस में 9 प्रोविंस में ही चुनाव जीत जाती है और 2 में केवल हारती है। ठीक है, अब इसने एक बात बोली, ठीक है, इसने एक बात बोली थी कि आखिर नाइन्थ में क्यों जीती, क्योंकि इसने बोला था कि जिन किसानों के पास ज़मीन नहीं है उनको मैं फिर से ज़मीनें उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, दैट वॉज सेड बाय द कैसे नेहरू। ठीक है, तो नेहरू ने बोला उनको हम ज़मीनें देंगे, चुनाव जीत गए, लोग पहुँचे, ज़मीन दो, बोले आज़ादी मिल जाने दो, आज़ादी मिल गई, फिर बोले ज़मीन दो, नहीं, तो फिर आखिर लोगों ने लास्ट में हथियार उठा लिया, जिससे आप लोग नाम सुनते हो नक्सलिज्म पैदा हो गया। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम वहाँ पे भी देखने को मिलती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे और क्या था, सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर, मतलब एक किसान है, आपकी खेत पे काम कर रहा है। ठीक है, किसान फार्मर, ठीक है, वो आपकी खेत पे काम कर रहा है, आपने उसको खेत लगान पे दे रखा है, लगान मतलब रेंट पे दे रखा है। अब आप उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हो, आप उससे बोलते हो नहीं हमें जो लगान चाहिए वो 50% से 60% चाहिए, तो आखिर उसका मोटिवेशन एंड हो जाएगा, क्योंकि वो जितना कमाएगा उसका बहुत सारा तो आपको दे देगा, उसके पास कुछ बचेगा नहीं, उसका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इनकी भी सिक्योरिटी लैंड रिफॉर्म्स में ही आती है। तो आखिर लैंड रिफॉर्म्स के कितने फेज थे, कैसे लैंड रिफॉर्म हुआ, उसका बेहतरीन चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। मैं एक एक चीज़ों को समझाता जाऊंगा, ठीक है, आपके सामने डिस्कस करता जाऊंगा, जिससे आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से मालूम चल जाएगी। ठीक है, और देखो, तो लैंड रिफॉर्म बेटा 2 फेज में हुए थे। बेसिकली कितने फेज में हुए, 2 फेज में हुए। एक को हम बोलते हैं प्री 1991, एक को हम बोलते हैं पोस्ट 1991। जो प्री 1991 है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल लैंड रिफॉर्म, और जो पोस्ट 1991 है इसको हम बोलते हैं मॉडर्न लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ट्रेडिशनल लैंड रिफॉर्म में क्या था, एबोलिशन ऑफ जमींदारी। ठीक है, हमारे यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस आए थे, तो उन्होंने इंडिया में 1793 में, मैं इतिहास पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ आपको, हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैं बस आपको शॉर्ट में बताऊँगा ताकि मैं इसको यहाँ समझा पाऊँ। तो 1793 में उन्होंने लैंड रिफॉर्म सिस्टम में जमींदारी सिस्टम ले आए थे, जिसमें इन्होंने बोला कि जो पीजेंट है, पीजेंट जो व्हेन अ फार्मर पेड द टैक्स दैट पर्सन इज कॉल्ड पीजेंट। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस सेड दैट कि नाउ द ओनरशिप ऑफ द लैंड ट्रांसफर टू द जमींदार्स। ठीक है, अगर आप अपने ज़मीन के मालिक हो और जमींदारी आ गई तो आप मालिक नहीं रहोगे, जो आपके एरिया का जमींदार होगा वो आपकी ज़मीन का मालिक हो जाएगा। अब आप अपनी ज़मीन पे काम करोगे, फिर उसको टैक्स दोगे, अगर आप टैक्स नहीं दे पाओगे तो आपकी ज़मीन आपसे छीन ली जाएगी। दिस इज कॉल्ड जमींदारी सिस्टम। ठीक है, तो जमींदारी सिस्टम आया 1793 में, 1820 में रैयतवाड़ी आया, 1822 में महालवाड़ी आया। तो ये तीनों सिस्टम, तीनों मतलब लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो थे वो आए। अब ये तीनों लैंड रेवेन्यू सिस्टम में क्या होता है कि इंडिया का एक बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाता है और किसानों का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि जब भी किसान टैक्स पे नहीं कर पाता था तो उसकी ज़मीनों को उसको छीन लेते थे और छीन के नीलाम कर देते थे, ऑक्शन कर देते थे। दैट बिकेम अ मेजर प्रॉब्लम फॉर द इंडियन पीजेंट्स। ठीक है, तो इनका एबोलिशन होना जरूरी था। क्यों, अंग्रेज तो चले गए लेकिन जमींदार छोड़ गए, और जमींदार इतने पावरफुल थे, अभी भी उनके पास इतनी ज़मीनें थी कि भाई उससे जो लोग हैं जिनके पास खेत नहीं है उनको अगर मिल जाए तो खेती हो सकती थी। ठीक है, क्योंकि कई जमींदार तो ऐसे थे जो अपने आधे से ज़्यादा खेत पे खेती करा नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके खेत इतने ज़्यादा थे। ठीक है, उनकी मतलब क्षमता से बाहर था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने फोकस किया कि जमींदारों का एंड किया जाएगा, इंटरमीडिएरीज इनको बोलते हैं, बिचौलियों का अंत होगा, और अब जिनके पास ज़मीनें नहीं है उनको भी ज़मीन मिलेगी। इसको लेकर बहुत सारे लॉ बनाए गए। खैर, जमींदारी सिस्टम को यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया। अब जमींदारी सिस्टम के बाद द सेकेंड वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेनेंसी रिफॉर्म है। व्हाट अबाउट द टेनेंसी रिफॉर्म, वही आदमी, ठीक है, जिसके पास खेत नहीं है, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, वो आदमी जिसके पास खेत नहीं है, आपके खेत पे काम कर रहा है, आप उससे लगान लेते हो। अब क्या गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसके लिए कुछ रिफॉर्म्स बनाए। सबसे पहले वो रेगुलेशन लेकर आई रेंट का। गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, अब आप रेंट जो पहले 1/2 पे करना होता था वो अब केवल 1/3 पे करना पड़ेगा, या 1/4, इससे ज़्यादा नहीं पे करना पड़ेगा, या इससे ज़्यादा पे करना नहीं होगा, केवल 1/3 और 1/4 ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, डेट वॉज सेट बाय द इंडियन
गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब आप सॉरी 1/3 भी नहीं, कई जगह पे तो 1/4 ही कर दिया गया था। मतलब इन शॉर्ट परसेंटेज में जान लो 20% टू 25% ही अब वो टैक्स देगा, उससे ज़्यादा वो टैक्स नहीं देगा। सेकेंड, सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर। अगर कोई भी मालिक, जमीन का मालिक अपने टेन्योर को, अपने जो टेनेंट है उसको अपनी ज़मीन से भगाना चाहता है, ठीक है, तो याद रखेंगे उसको अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा उसको देना पड़ेगा। आपके पास 1 बीघा ज़मीन है तो 1 बीघे में से आपको 3 कट्ठा ज़मीन उसको देना पड़ेगा सर्वाइविंग के लिए, और बाकी ज़मीन पे आप खेती कर सकते हो, आप उसको ऐसे नहीं निकाल सकते। तो एक तो सिक्योरिटी दी गई। थर्ड, ओनरशिप राइट। बोला गया जिस जमीन पे कोई भी टेनेंट 12 साल से ज़्यादा से खेती कर रहा है तो अब वो उसका भू मालिक हो जाएगा। इसके लिए बारगादार मूवमेंट भी आपको बंगाल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द टेनेंसी रिफॉर्म्स। क्लियर है। नेक्स्ट, लैंड सीलिंग या फिर लैंड लॉ, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। ये लेकर आई थी गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर मतलब 1972 के पहले गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि एक आदमी के पास 5 एकड़ से ज़्यादा खेत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब 5 एकड़ से ज़्यादा खेत नहीं होना चाहिए, इंदिरा गांधी ने बोला था 1972 के पहले, तो लोगों ने क्या किया, जमींदारों ने क्या किया, अपने पूरे रिश्तेदारों के नाम पे, सबके नाम पे 5-5 एकड़ कर दिया। उससे उसकी जमींदारी जो थी, मतलब सॉरी, उसकी ज़मीनें कम नहीं हुई बल्कि सब उसकी ज़मीन उसके पास रह गई। तो फिर बाद में अमेंडमेंट हुआ, चेंज हुआ, और 1972 के बाद ये बोला गया कि पर हाउस होल्ड 5 एकड़, मतलब 5 लोगों के एक परिवार के पास ही 5 एकड़ होगा। उससे ज़्यादा अगर आपके पास ज़मीन है तो सरकार आपसे ले लेगी और ये उनको दे देगी जिनके पास में ज़मीन नहीं है, ठीक है। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये आई कि जब किसानों को ज़मीन दी गई तो किसानों ने ज़मीन लेने से मना कर दिया। अब ज़मीन लेने से किसानों ने मना क्यों कर दिया, आखिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या आ गई थी। तो बेटा प्रॉब्लम ये आ गई थी, ज़मीन लेने से किसानों ने मना इसलिए कर दिया था, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ठाकुर साहब हैं जमीन, और उसी गांव में आप ठाकुर साहब की ज़मीन लेकर कोई किसान सर्वाइव कर पाएगा। ठाकुर साहब गोली मार देंगे 4 दिन बाद। तो कई लोगों ने तो ज़मीन लेने से मना कर दिया खुद, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये लैंड सीलिंग लॉ बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आया कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये था कि मिस्टर राम की मतलब मान लो मिस्टर ए है, उनके तीनों बेटे की ज़मीन 3 जगह है और तीनों भाग में बटी हुई है। तो इसमें ये बोला गया कि अलग अलग जगह पे अगर आपकी ओनरशिप की ज़मीन बिखरी हुई है, मतलब आप ओनर हो, आपके अपने गांव में आपकी ज़मीन है, फिर दूसरे गांव में भी है, फिर कहीं दूर पे भी है, तो आपको इस सब जगह की ज़मीन उठा के एक जगह इकट्ठा आपका ओनरशिप कर दिया जाएगा। इसे कंसोलिडेशन किया गया, जिससे खेत के साइज छोटे ना हो, खेत के साइज बड़े हो जाएं, जिससे आप जब एग्रीकल्चर खेती करो तो बहुत ज़्यादा उत्पादन हो। तो ये गवर्नमेंट ने करना चाहा लेकिन हो नहीं पाया। क्यों, मान लो इंडिया में हर एक जगह की ज़मीन के दाम अलग होते हैं, तो उसका कंपनसेशन कैसे डिसाइड होगा। तो ये प्रॉब्लम इंडिया में बहुत देखने को मिली, इसलिए ये भी फेल हो गया सिस्टम। और नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग। बेटा कोऑपरेटिव फार्मिंग हम लोग लेकर आए थे रसिया से। रसिया में रशियन गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों को फोर्सफुली कोऑपरेटिव फार्मिंग कराई थी, लेकिन हमारे यहाँ पे हमने अपनी समझ से किया था। इसमें क्या होता है कि मान लो कि हम हैं, आप हैं, 10 लोग हैं, हम 10 किसान हैं एक गांव में, और हमारी ज़मीन आसपास है। हम गांव से निकले भाई, सबने एक दिन डिसाइड किया हम सब मिलकर एक साथ पैसा मिलाकर जितना खर्चा आएगा सब बराबर बराबर मिलाएंगे, क्योंकि बराबर बराबर खेत हैं। और फिर हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, इसे कहते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग, क्योंकि सब खेत मिला के एक ही फसल बोओगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, जब बाद में फसल आ गई तो फिर प्रॉब्लम आई कि नहीं भैया हमारे खेत में तो हमेशा इतना होता था, हमारे खेत में तो इतना कम मतलब ज़्यादा होता था, तुम्हारी वजह से कम आ गया। तो इसको लेकर भी झगड़े डिस्ट्रीब्यूशन में, बंटवारे में देखने को मिले। तो एक यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये सभी चीज़ें आ जाती हैं बिफोर 1991, बट आफ्टर 1991 क्या देखने को मिलता है, आफ्टर 1991 मॉडर्न लैंड रिफॉर्म आता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं ज़मीन के मालिकों के नाम या ज़मीन की ओनरशिप, इसको हम डिजिटलाइजेशन करते हैं, मतलब कंप्यूटर पर चढ़ाते हैं, ओनरशिप पक्का करते हैं, फैसिलिटेटिंग लैंड, ठीक है। क्योंकि अब ज़मीन पे धीरे धीरे पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ने लगा, इंडस्ट्री बनने लगी, फैक्ट्री खुलने लगी, तो इससे क्या हो गया कि ज़मीन अब क्रय विक्रय में, सेल परचेज में ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा।
सोना चांदी से महंगा हो गया, ठीक है। तो लोगों ने इसमें बहुत ध्यान दिया, ठीक है, कि अब लैंड फैसिलिटेटिंग कैसे हो, इनका परचेज और सेल कैसे हो, इसमें किसी के साथ गलत ना हो, किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसको लेकर फैसिलिटेटिंग लैंड पॉलिसी भी अपनाई गई। फिर नेक्स्ट, लैंड एक्विजिशन फॉर पब्लिक पर्पज। अगर सरकार को अपने किसी काम के लिए, रोड के लिए, हाईवे के लिए, ब्रिज के लिए, इरिगेशन के लिए, कनाल्स के लिए, ठीक है, इनके लिए अगर ज़मीन लेनी पड़ी तो फिर वो लोगों से किस तरीके से ज़मीन ले सकता है, क्या क्या शर्तें होंगी, उनके बारे में हमें देखना है। तो ये 1991 के बाद का लैंड रिफॉर्म था, ये 1991 के पहले का था। तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने समझा दी और समझ में आ गई होंगी। क्लियर है। अब देखते हैं कि आखिर लैंड रिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले बाई चांस कि भाई लैंड रिफॉर्म के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, तो आप क्या बताओगे। तो देखो भाई, यहाँ पे या पेपर में आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके लिए मैंने फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझना। देखिए लैंड रिफॉर्म्स के ऑब्जेक्टिव क्या है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू इंश्योर सोशल जस्टिस। ठीक है, अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होगा, आप समझना मेरी बात को, एक आदमी है उसके पास में 50 एकड़ खेत है, एक आदमी के पास में एक भी एकड़ खेत नहीं है, तो अगर आप इस 50 एकड़ से इसके 10 एकड़ को लेकर, मतलब छोड़ कर, बाकी इससे 40 एकड़ लेके बाकी सब लोगों में 5-5 एकड़ भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना भाई साहब, या कुछ बीघा भी करोगे ना, तो इससे सोशल जस्टिस क्रिएट होगा। मतलब वो जिनके पास में अभी तक इनकम करने का कोई जरिया नहीं था, अब उनको ज़मीनें मिल जाएंगी और ये सोशल जस्टिस कहलाएगा, जिसे हम कहते हैं सामाजिक न्याय। ठीक है, और क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स टू इंश्योर ऑप्टिमल लैंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, और क्या था, और ये था कि भाई एक पर्सन के ऊपर कितना ज़मीन होना चाहिए, इसको लेकर भी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। ठीक है, डिसीजन लिए गए और उसके बाद फिर उसके ऊपर उतनी ज़मीन छोड़कर बाकी उससे ज़मीनें ले ली गई। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर टू कल्टिवेटर्स। ठीक है, जो कल्टिवेटर्स थे, जो मनमाने ढंग से कभी भी किसी को काम पे रखते फिर निकाल देते, उसको मतलब मजदूरी भी नहीं देते, तो इसको लेकर सिक्योरिटी भी दी गई, लगान कितना होगा ये सब भी डिसाइड किया गया। नेक्स्ट, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, एग्जांपल जमींदार्स। ठीक है, इंटरमीडिएरीज को एबॉलिश किया गया। ठीक है, लाइक जमींदारी सिस्टम, ये सब, ये भी ऑब्जेक्टिव था। और कंपटीशन फ्रॉम नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है उनके साथ हमारा कंपटीशन डेवलप हो गया। कहने का मतलब कौन से नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, सीड्स, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अब इनकी नीड नहीं, अगर ये कर दो तो एग्रीकल्चर तेजी से क्या हो जाएगा, ग्रोथ कर जाएगा। तो दीज ऑल 5 इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, अब अगर सेकेंड क्वेश्चन ये आ जाता है कि लैंड रिफॉर्म के इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे रूरल एरियाज पे। ठीक है, कि आखिर जो लैंड रिफॉर्म हुआ उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा रूरल एरिया पे। तो आइए देख लेते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बीच वाला ये जो चार्ट है ये पूरा इम्पैक्ट शो कर रहा है। तो पहला इम्पैक्ट क्या होगा, बेटर सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, सभी को ज़मीन मिलेगी। ठीक है, पहले इनके पॉइंट देख लो फिर हम मिलाएंगे। सेकेंड देखो क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल राइट्स एंड प्रिवेंटिंग इंक्रोचमेंट बाय द नॉन ट्राइबल्स। ठीक है, जो ट्राइबल पीपल थे, आदिवासी लोग थे, उनको अपने अधिकार मिलेंगे। जो नॉन ट्राइबल्स थे, उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर रहे थे, उनका इंक्रोचमेंट जो होगा, ठीक है, या फिर उनका जो कब्जा था वो कम होगा, प्रिवेंट होगा। ठीक है, थर्ड क्या था, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड ओनरशिप राइट टू टेनेंट्स कॉजिंग इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। जो टेन्योर है, जो मतलब किराए पे ज़मीन लेके काम कर रहा है, ठीक है, उसको सिक्योरिटी मिलेगी। कुछ टेनेंट्स को ओनरशिप मिल गई, इससे क्या होगा, वो खेती मन लगा कर करेंगे, इससे प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उनका स्टेटस डेवलप हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी बाय कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, तो ज़मीन जो थी उनके कंसोलिडेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मतलब ज़मीन अलग अलग बटा हुआ था, एक ही जगह पे लाके रख दोगे तो क्या हो जाएगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग इक्वल एक्सेस टू वीकर सेक्शन ऑन प्रोडक्टिव एसेट्स। ठीक है, तो जो वीकर सेक्शन थे सोसाइटी के, ठीक है, उनको इक्वल एक्सेस प्रोवाइड कराना।
ठीक है, और एम्पावरमेंट ऑफ द वीकर सेक्शंस एंड जेंडर एम्पावरमेंट। ठीक है, इससे क्या होगा, जो वीकर सेक्शन है और जो विमेंस है उनको राइट्स मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे, उनका एम्पावरमेंट होगा। अब इन सभी चीज़ों के होने के बाद क्या होगा, अब सोशल डिस्ट्रीब्यूशन, सबको ज़मीन मिलेगी, पावर्टी दूर होगी। ठीक है, यहाँ पे ट्राइबल्स को राइट मिलेंगे तो एम्पावरमेंट ऑफ द ट्राइबल्स होगा। अब एक गांव में ट्राइबल्स को राइट्स मिल गए, बाकी किसानों को ज़मीन मिल गई, जिससे पावर्टी खत्म हो गई, तो इन दोनों से क्या हो जाएगा, रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट फीचर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, जो मैंने आपको यहाँ पे उसके इम्पैक्ट को डिस्कस कर दिया। ठीक है, जमींदारी कब एबॉलिश हुई है मैंने आपको पढ़ा दिया है, अभी पीछे आपको समझाया है। ये क्रैश कोर्स टाइप का है जो आपको काफ़ी कुछ कंप्लीट करा देगा। ठीक है, आप देखेंगे नेक्स्ट टेनेंसी रिफॉर्म्स इन सिक्योरिटी ऑफ टेनर। ठीक है, ये भी मैंने अभी आपको पीछे बताया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, पहले हाई रेंट देते थे 50 to 60%। ठीक है, अब क्या देंगे, अब ये केवल देंगे 1.3, ठीक है, और या फिर 1.4, मतलब 20% to 25%। देखिए, इससे ज़्यादा नहीं देने हैं, 1.3 नहीं, 1.4 और 1/5 होगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो दीज आर सम मेजर चेंजेस जो सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर हुआ। अब अगर आप टेन्योर को भगाना चाहते हो तो आप ओरल एग्रीमेंट नहीं होगा, आप फॉर्मल एग्रीमेंट होगा। ठीक है, रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन बाय द ओनर, ये भी एंड हो जाएगा। ठीक है, इन सभी चीज़ों पे बहुत अच्छे से फोकस किया गया। अब टेनेंसी रिफॉर्म में क्या क्या फोकस किया गया, जो मैंने पहले बता दें, आप फ्लो चार्ट देख लो। अब टेनेंट मैक्सिमम 20 to 30% ही रहेगा। ठीक है, टेनेंट को सिक्योरिटी मिलेगी, एक फॉर्मल एग्रीमेंट होगा तहसील में जाके। ठीक है, अगर कोई ओनर ज़मीन वापस लेता है, ठीक है, तो याद रखेंगे उस ओनर, अगर वो ओनर खुद की ज़मीन पे पर्सनल खेती करने आ रहा है, खुद, ये नहीं कि उसको हटा के दूसरे को रखेगा, नहीं, अगर खुद खेती करने आ रहा हो तो ही वो ज़मीन ले सकता है। ठीक है, परमानेंट टेनेंट या पर्सनल टेनेंट की डेफिनेशन दी गई। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ओनर कैन टेक बैक हिज लैंड ओनली फॉर द पर्सनल कल्टीवेशन, खुद के कल्टीवेशन के लिए ले सकता है। और इसमें देखो क्या कह रहा है, अगर ओनर ने टेनेंट को भगाया तो कुछ ज़मीन का हिस्सा उसको देना पड़ेगा। क्लियर है, इससे क्या हुआ, टेनेंसी रिफॉर्म हुआ और टेनेंट के स्टेटस में कहीं ना कहीं सुधार हुआ। ठीक है, सीलिंग्स जो हुई लैंड होल्डिंग पे, जो मैंने आपको 1972 के पहले बाद में बताया, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, लैंड होल्डिंग्स वर इंडिविजुअल बिफोर 1972 और फैमिली आफ्टर 1972। मतलब 1972 के पहले बोला गया 5 एकड़ पर पर्सन, इससे सुधार नहीं हो पाया, तो 1972 के बाद बोल दिया गया पर हाउस होल्ड बोल दिया गया। ठीक है, 5 एकड़ पर हाउस होल्ड, इससे ज़्यादा आप ज़मीन नहीं रख सकते। अब लेकिन सीलिंग एक्ट में प्रॉब्लम क्या देखने को मिली, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को क्या मिली, लेड टू लार्ज नंबर ऑफ मालाफाइड ट्रांसफर्स। ठीक है, फालतू के ट्रांसफ़र हो गए, जमींदार ने अपने दूर के रिश्तेदारों पे, ससुराल के लोगों पे, इधर उधर सबके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे जो बेटर डिस्ट्रीब्यूशन होना था वो नहीं हो पाया। लैंड हैड टू बी सर्वेड मेटिकुलसली। ठीक है, जो लैंड का सर्वे होना था वो बहुत अच्छे से होना चाहिए था, लेकिन सर्वे प्रॉपर नहीं हो पाया, हमें ये पता नहीं चल पाया कि जमींदार के पास में कितना लैंड एरिया है। ठीक है, इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रॉब्लम आया। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर कॉम्पनसेशन टू द ओनर्स टू न्यू अलॉटमेंट वाज बिग क्वेश्चंस। ठीक है, अब प्रॉपर कंपनसेशन मतलब क्या है, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जिसने लैंड रिफॉर्म के लिए खुद लैंड ओनर्स को कंपनसेशन दिया है। यस, बहुत ध्यान से समझना, हम वो पहले देश हैं जिन्होंने लैंड रिफॉर्म के लिए, सुधार के लिए किसी को कंपनसेशन दिया है, इसीलिए इंडिया में बहुत अच्छे से हो पाई, ये वर्ल्ड बैंक का कहना है। ठीक है, तो उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, कभी जमींदार ज़्यादा कंपनसेशन मांगे, कभी वो इसके लिए वो बार बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भाग रहे थे, तो ये भी एक प्रॉब्लम इंडिया में देखने को मिली। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, अब इसके कंसोलिडेशन मतलब आपकी ज़मीन 3 जगह बिखरी पड़ी है, आपको उठाकर एक ही जगह इतनी ज़मीन दे दी जाएगी, इसे हम क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन। इसके लिए लॉ पास किया गया, लेकिन इसमें कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम आई। क्यों, कंप्यूटराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड नहीं था, बाद में किया गया, इसको बाद में बढ़ाया गया। प्रिवेंशन ऑफ ट्राइबल लैंड्स को इससे दूर रखा गया। ये सारे यहाँ पर पॉइंट थे। ठीक है, अब समझो किस तरीके से ज़मीन के 2 टुकड़े होते हैं। तो ज़मीन के 2 टुकड़े 2 पार्ट में होते हैं। एक होता है आपका फ्रैगमेंटेड,
ठीक है। एक होता है सब डिवीजन ऑफ लैंड। मान लो आपकी ज़मीन है, ठीक है, और आपकी ज़मीन में क्या हुआ कि बीच से रोड निकल गई। अब आपकी ज़मीन है, आप ओनर हो, लेकिन रोड निकल गई तो आधी ज़मीन रोड के उस पार हो गई, आधी ज़मीन रोड के इस पार हो गई। तो इसे हम कहते हैं सब डिवीजन ऑफ लैंड। फ्रैगमेंटेड किसे कहते हैं कि भाई आपके पिताजी थे या दादाजी थे, वो अब नहीं रहे, तो जो ज़मीन है वो आपके पापा के भाइयों के बीच में या आपके भाइयों के बीच में बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, ज़मीन बहुत हिस्से छोटे हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं फ्रैगमेंटेड। देखिए यहाँ पे क्या है उसका कारण। आखिर क्या कॉस्ट है कि दिन पे दिन इंडिया में जो लैंड होल्डिंग्स थी वो कम होती चली गई, ज़मीन के एरिया छोटे होते चले गए। तो सबसे पहला है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, जो ज़मीन का बंटवारा होगा, ठीक है, कुछ बड़े बुजुर्ग के ना रहने पर, ठीक है, उसमें ज़मीन सभी में बराबर बराबर भाग पे हर जगह की ज़मीन बांटी जाएगी। इससे ज़मीन के एरिया मतलब लैंड का एरिया कम हो जाता था। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन। लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन इंडिया वही है। इंडिया थोड़ी ना गुब्बारा है, बलून फैलता जा रहा है, हवा भरते जा रहे हो। इंडिया तो वही है। कहाँ इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 30 करोड़ पॉपुलेशन थी, 30 to 37 बोला जाता है करोड़ पॉपुलेशन थी। कहाँ आज 137 प्लस है, समझ लो 100 करोड़ लोग आ गए। लेकिन इंडिया आज भी हमारा प्यारा भारत ये ऐसे ही अनोखा भारत बना हुआ है और आपके बोझ को सह रहा है। ठीक, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये देखने को मिली। नेक्स्ट, डिक्लाइन ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम। ठीक है, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम का भी एक मेजर इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसका मतलब पहले जॉइंट फैमिली होती थी, खेत एक में होते थे, बाद में डिक्लाइन करने लगी तो फिर इनके बंटवारे होने लगे तो ज़मीन फिर छोटे हो गए। नेक्स्ट देखेंगे रूरल इंडेटनेस। एक किसान है, उसके पास इतनी ज़मीन है, साहूकार से लोन लिया था, चुका नहीं पाया, फसल खराब हो गई, इतनी ज़मीन साहूकार ले गया, फिर इतनी ज़मीन रख के फिर लोन ले आया, फिर ले गया, अब उसके पास इतनी ज़मीन बची। अब इस छोटी सी ज़मीन में ना तो एग्रीकल्चर अच्छा हो पाएगा और ना तो फसल ज़्यादा हो पाएगा, तो इसे कहते हैं रूरल इंडेटनेस। नेक्स्ट है डिक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडिया में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनका लगातार क्या हुआ, डिक्लाइनेशन देखने को मिलता है। तो ये डिक्लाइनेशन आखिर देखने को कैसे मिलता है, इसके पीछे रीजंस क्या थे वो भी हमें समझना पड़ेगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के डिक्लाइन होने के पीछे बहुत सारे मेजर रीजंस हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ रीजंस डिस्कस करके बताऊँगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं आखिर मेजर मतलब और रीजंस क्या थे। इसमें सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि जैसे आपने देखा होगा कि हस्त उद्योग ये सब थे, तो ये डिक्लाइन कर गए तो फिर लगातार ज़मीन पे प्रेशर बढ़ गया, लोग आकर ज़मीन खरीदने लगे, खरीद के बसने लगे, फिर ज़मीन का क्या हो गया, बहुत छोटे छोटे पार्ट में ज़मीन का डिवीज़न देखने को मिला। ठीक है, कोऑपरेटिव फार्मिंग में आपको बता ही चुका हूँ, कई किसान आसपास के मिलकर खेती करें। ठीक है, अब देखेंगे कि आखिर लैंड रिफॉर्म जो था वो फेल क्यों हुआ। ठीक है, प्रैक्टिकल लेवल पे इसके रीजंस देख लेते हैं। सबसे पहला करप्शन, सही से ज़मीनें ली नहीं गई, ज़मींदारों से ना बांटी गई। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, ये बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन अगर सरकार नहीं चाहे तो कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, फिर आप कुछ करवा भी लो नहीं करेगी वो, तो पॉलिटिकल विल का होना ज़रूरी है। ठीक है, सरकार ने जो ठान लिया वो कर लेगी, लेकिन अगर सरकार ने नहीं ठाना तो फिर इसका कुछ भी होना नहीं है, आप कितना भी कुछ कर लो। डोमिनेंस ऑफ जमींदार का डोमिनेंस था। नेक्स्ट है अनऑर्गेनाइज एंड पासिव नेचर ऑफ पीजेंट, लैक ऑफ प्रॉपर अवेयरनेस। ठीक है, पीजेंट्स को नॉलेज ही नहीं थी, अपने अधिकार नहीं मालूम थे, पीजेंट्स अनऑर्गेनाइज थे, ऑर्गेनाइज नहीं थे, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। डरते थे कि जब भाई ठाकुर साहब की ज़मीन ले लेंगे, बाद में ठाकुर साहब गोली मार देंगे, सरकार थोड़ी ना हमें बचाएगी। एपेटाइट एटीट्यूड टू द ब्यूरोक्रेट्स इन इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो जो ब्यूरोक्रेट थे जो इम्प्लीमेंट कर रहे थे इसको, इनका जो एटीट्यूड था वो एपेटाइट एटीट्यूड था बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। अगर सरकार चाहती तो इनका एटीट्यूड भी ऐसा होता है कि लैंड रिफॉर्म प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाता। एब्सेंस ऑफ अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड्स। अब अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड नहीं है आपके पास में, पता चला उसके पास 50 एकड़ खेत है, लेकिन आपके रिकॉर्ड में 30 ही एकड़ है, तो आप 30 एकड़ में बंटवारा कर दोगे, लेकिन बाकी 20 एकड़ तो अपने पास रखा रहेगा ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। कास्ट कॉन्फ्लिक्ट इन विलेज, सबसे बड़ी दिक्कत।
अब उच्च जाति के आदमी की ज़मीन नीचे जाति में नहीं जाए, अब नीचे जाति के आदमी की ज़मीन कोई उच्च जाति वाला नहीं लेगा, ठीक है। अब इनको ज़मीन आप यहाँ दे नहीं सकते, आप बचा नहीं सकते, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स, ठीक है, जो लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल भी बहुत सारे थे, बार बार जमींदार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे थे, ठीक है, बहुत सारे कानूनी कार्रवाई दाव पेश थे, जिसकी वजह से भी लैंड रिफॉर्म क्या हो गया, लेट हुआ और फेल भी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म वॉज ए ह्यूज सक्सेस एट द लेवल ऑफ पॉलिसी मेकिंग वाइल इम्प्लीमेंटेशन इट कुड नॉट अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। लेकिन इसके मतलब जो हमने सोचा था कि इससे इतना बड़ा सक्सेस मिलेगा, वो सक्सेस नहीं मिला, बल्कि हमने मतलब हमें मतलब सक्सेस जो डिजायर सक्सेस थी वो नहीं मिल पाई। हम जो अचीव करना चाहते थे वो हम अचीव नहीं कर पाए, ठीक है। इसी लैंड रिफॉर्म से थोड़ा हटकर एक आता है मिशन भूदान ग्रामदान मूवमेंट। गांधी के ब्लाइंड फॉलोअर बोल सकते हैं, गांधी के शिष्य, गांधी के पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे, इन्होंने ये मूवमेंट चलाया। इस मूवमेंट का मतलब क्या था, चलो बता देता हूँ। इस मूवमेंट में ये बोला गया था कि जो बड़े किसान हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, परसुएट द वेल्दी लैंड ओनर्स टू वॉलंटरली गिव परसेंटेज ऑफ द लैंड टू लैंडलेस लेबर्स। जो बड़े किसान हो वो अपनी स्वेच्छा से कुछ ज़मीनें छोटे किसान को दे दें, ये रिक्वेस्ट की थी किन्ने ने, विनोबा भावे ने। नेक्स्ट क्या बोला, एम्पावर द लैंडलेस फार्मर बाय प्रोवाइडिंग द स्मॉल प्लॉट ऑफ द लैंड पर्सनल कल्टीवेशन। अब जो जिन किसानों के पास ज़मीन नहीं, उनको अगर छोटा सा भी ज़मीन मिल जाए तो वो अपना कल्टीवेशन करेंगे और अपनी जीविकोपार्जन मतलब लिवलीहुड को जनरेट कर पाएंगे, ये भी एक बेनिफिट था। ये अगर ये हो जाता तो सोशल इक्वलिटी आ जाती, किसमें, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ये सोच थी लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने स्वेच्छा से ज़मीनों को नहीं दिया। और क्या था, बोला विनोबा भावे ने कि जिसको भी ज़मीन मिल गई उसके पास में राइट नहीं होगा कि वो अपनी ज़मीन को सेल कर सके या फिर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज कर पाए। अब आपने पता चला किसान थे, ज़मीन नहीं थी, आपको ज़मीन मिल गई, आप पता चले गए और बेच के निकल लिए, कहा झिंगा लाला हुआ, अपन तो चले मुंबई, ठीक है, पिक्चर बनाने। तो ऐसा नहीं, आप सेल नहीं कर सकते थे। नॉन एग्रीकल्चर, इवन नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए भी इसका यूज नहीं कर सकते थे। लॉ वर पास्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू कॉन्फिस्केट सच लैंड। और सरकार ने लॉ पास किया कि ऐसे ज़मीनों को हम क्या कर लें, कॉन्फिस्केट कर ले। तो दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम, अनदर मेजर प्रॉब्लम। नेक्स्ट, विनोबा भावे ट्रेवल्ड इंडिया ऑन फूट स्प्रेडिंग हिज प्रिंसिपल्स, ठीक है। वो पूरे इंडिया में पैदल ही चले, पैदल यात्रा की, ठीक है, अपनी चीज़ों को लोगों तक फैलाया। ये फार्मर से चाहते थे कि आप ऋषि खेती को भी प्रमोट करो, मशीन का यूज मत करो, ठीक है, इसको प्रमोट करो। डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय सर्वोदय मूवमेंट ऑफ गांधी जी, इनका जो थॉट था वो सर्वोदय मूवमेंट जो गांधी का था उससे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस था। प्रोग्रेस ऑफ ऑल यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट, ठीक है, सबका साथ सबका विकास, मोदी गवर्नमेंट सपोर्टेड एक्टिवली बाय कांग्रेस एज वेल एज। और इस मूवमेंट को कांग्रेस ने भी क्या किया था, एक्टिवली सपोर्ट किया था, ठीक है। तो आई होप आपको उतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पोस्ट 1991 या फिर जिसे हम बोल सकते हैं मॉडर्न लैंड रिफॉर्म्स, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए भाई, मॉडर्न लैंड रिफॉर्म्स क्या था। तो जैसा कि हमें मालूम है 1991 के बाद एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इससे क्या हो गया कि ज़मीनों की खरीदी बिक्री बहुत तेज़ी से शुरू हो गई, ठीक है। देखिए जैसे इमेज में दिख रहा है आपको, बाई एंड सेल ऑफ लैंड्स, ठीक है। तो मॉडर्न लैंड रिफॉर्म्स ऑल्सो कॉल्ड मार्केट लेड लैंड रिफॉर्म्स, सेल, परचेज एंड लीजिंग ऑफ लैंड। आफ्टर 1991 इंक्रीज इन डिमांड ऑफ लैंड फॉर इंफ्रा एंड इंडस्ट्री। 1991 के बाद क्या हुआ कि जो ज़मीन की डिमांड थी, ठीक है, वो इंफ्रा इंडस्ट्री सेक्टर के लिए क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो शिफ्ट लैंड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर सेक्टर, लैंड मार्केट इज नीडेड, ठीक है। तो ज़मीन को एग्रीकल्चर से अदर सेक्टर में ले जाने के लिए, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर से सेकेंडरी सेक्टर में ज़मीन जा रही थी, उसकी नीड वहाँ पे बढ़ रही थी, ठीक है। तो इसके लिए भी लैंड रिफॉर्म का होना बहुत ज़रूरी था और एक डिजिटाइजेशन होना ज़रूरी था, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ कि सबसे पहले हमने सभी लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइजेशन किया,
उसके लिए हमने मतलब गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए। तो देखिए यहाँ पे इट मीन्स डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, अदर थिंग ऑल्सो कन्वर्टिंग पेपर रिकॉर्ड इनटू डिजिटल। ठीक है, इट विल बी वन सॉल्यूशन टू लैक ऑफ कंक्लूसिव ओनरशिप राइट्स। ठीक है, जिसमें क्या होता था कि बहुत सारे ओनरशिप को लेकर बहुत सारे इश्यूज भी होते थे, उनका एक सॉल्यूशन भी था। इससे हमें रियल ओनर भी पता चल जाएगा, किसकी कितनी ज़मीन है वो भी पता चल जाएगा। जिनके नाम पे अभी ज़मीन नहीं है, उनके पिता के नाम पे थी, डेथ हो गई लेकिन अभी ट्रांसफ़र नहीं करा पाए, तो वो भी सुधार हो पाएगा। डिजिटल पेपर डिफ़िकल्ट टू बी अल्टर्ड, और अगर पेपर हार्ड कॉपी है तो उसको अल्टर किया जा सकता है, उसमें कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हो सकती है, लेकिन डिजिटल पेपर में नहीं हो सकती। वो रिकॉर्ड सर्वर रूम में रहेगा, डिस्ट्रिक्ट में भी रहेगा, स्टेट में भी रहेगा। ठीक है, मतलब स्टेट तक जाएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट स्टेट मतलब एग्रीकल्चर इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है। चलो, पर्पज, फार्मर्स कैन बी गिवन लीगल लैंड राइट। ठीक है, जो फार्मर्स थे उनको कानूनी अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, जिससे वो इजीली अपनी ज़मीन को इंडस्ट्री और इंफ्रा के लिए बेच सकते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो बेनिफिटिंग एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर को भी बेनिफिट पहुंचाएगा। दिस कैन हेल्प रिविजिट एंड रिव्यू ट्रेडिशनल लैंड रिफॉर्म्स, पर्टिकुलरली कंसोलिडेशन। ठीक है, तो याद रखेंगे आगे चल के अगर आप कंसोलिडेशन करना चाहते हो, लैंड रिफॉर्म करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो डेटा होना चाहिए वो एक परफेक्ट डेटा डिजिटाइजेशन के बाद अवेलेबल हो जाएगा। NLRMP नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया और बोला था 2017 तक हम सभी ज़मीनों के डिजिटाइजेशन कर देंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे, गोइंग वेल, बहुत ही सीरियस प्रोग्राम चल रहा है। अभी तक मतलब मैक्सिमम कंप्लीट हो गया है, बहुत ही कम बचा हुआ है जो कि कंप्लीट नहीं है। लिमिटेशंस लेकिन क्या है, लिमिटेशन ये है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन फेयर नहीं है तब तो उस पर्सन के नाम पे ज़मीन चढ़ गई तो ओनर हो गया। तो ये जरूर पता कर लेना चाहिए कि बिफोर डिजिटाइजेशन फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होना चाहिए। मतलब कहीं ये नहीं कि दूसरे की ज़मीन आप दूसरे के नाम पे चढ़ा दो, एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है ये चेक करना जरूरी है। इसीलिए ये थोड़ा सा स्लो हो गया, बिकॉज इट ऑल्सो चेक द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड। ठीक है, अब देखेंगे फैसिलिटेटिंग लैंड, मतलब जिसको आप बोलते हो लीजिंग। ठीक है, लीजिंग मतलब जैसे मान लो आप शहर में रहते हो, अब आपकी ज़मीन है गांव में, अब आप गांव में ज़मीन किसी और को नहीं दे सकते, कहीं वो कब्जा ना कर ले। ठीक है, अब अच्छा टेनेंट है, उसको ज़मीन मिल नहीं रही है, या मिल रही है तो बहुत अलग दाम, मतलब उससे किराया ज़्यादा लिया जा रहा है। तो इन सब को लेकर एक लीजिंग आई। इसमें क्या होता है कि जो सब टेनेंट होता है और लैंड ओनर होता है उसके बीच में एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब आप शहर में रहो, आप गांव मुड़कर भी मत जाओ, तब भी आपकी ओनरशिप आपके पास रहेगी, क्योंकि आपने लीज कर लिया, उसमें 5 साल 10 साल के लिए किसी पर्सन को आपने क्या कर दिया, ज़मीन दे दी है खेती करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड ओनर्स एंड हाउस लीज होल्ड्स सब टेनेंट्स। ठीक है, ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप अपनी ज़मीन किसी को देते हो खेती करने के लिए, तो आप एक लीजिंग करा लो, ज़्यादा अच्छा होगा। इससे दोनों को बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा, ओनर को बेनिफिट मिलेगा अपने राइट्स का, अपना अधिकार लीज होल्ड का, और जो कल्टीवेटर होगा, जो टेनेंट होगा, ठीक है, उसको सिक्योरिटी रहेगी कि उसको कभी भी नहीं भगाया जा सकता है। उसका जब तक समय नहीं पूरा होगा तब तक वो भगेगा नहीं, तो खुद मतलब दिल से खेती करेगा। ठीक है, दिल मांगे मोट टाइप बात करेगा और फसलें ज़्यादा उगाएगा। वेरी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत सक्सेसफुल हुआ। खैर इसके कोई निगेटिव एस्पेक्ट है नहीं, बहुत अच्छा लाया गया और कर दिया गया तो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज नाउ इवन लैंड ओनर्स आर बेनिफिटिंग नाउ, especially for landowners migrating to urban areas, as they are able to retain their ownership of land in rural areas। तो ये सबसे बेनिफिट हुआ, क्यों? क्योंकि जो अर्बन एरियाज में लैंड ओनर्स चले गए हैं वो उनके अधिकार अभी भी उनके गांव की ज़मीन पर हैं और उसका कोई वायलेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब ये पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। ठीक है, खैर इसमें स्लाइड्स ज़्यादा हैं लेकिन पॉइंट लास्ट है मॉडर्न लैंड रिफॉर्म का। पब्लिक पर्पज के लिए जमीन का अधिग्रहण करना, लैंड एक्विजिशन करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, विदाउट कंसेंट ऑफ द ओनर। ठीक है, इफ इंटेंशन इज फॉर पब्लिक वेलफेयर लाइक इंफ्रा, रोड, हाईवे, डिफेंस, एफोर्डेबल हाउसिंग फॉर पुअर, गरीबों को निवास देना। अगर
इन वेलफेयर के लिए ज़मीन ली जा रही है तो फिर ओनर का कंसेंट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब दिस काइंड रिफॉर्म शुड, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वन हु लॉसेस शुड बी एडिक्वेटली बेनिफिट कंपनसेशन, जिसकी ज़मीन गई है उसको बेनिफिट मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल और पॉपुलेशन हु आर सेटल्ड ऑन द लैंड एम्प्लॉयड ऑन इट, एग्जाम्पल ट्राइबल्स, ठीक है। तो याद रखेंगे जैसे आप यहाँ पे बस गए हो, आपकी ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन अगर चली गई तो फिर आपके पास में कुछ पर्पज ही नहीं होगा, आप कैसे क्या खाओगे, यही एक जरिया था, तो इस हिसाब से आपको कंपनसेशन या बेनिफिट दिया जाएगा। सेकेंड, इंश्योर दैट पब्लिक पर्पज इज टेकन केयर ऑफ एक्विजिशन एक्ट 2013, ठीक है। तो याद रखेंगे ये इंश्योर करना चाहिए कि जो ज़मीन ली जा रही है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पब्लिक पर्पज के लिए ही ली जा रही है। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 लाया गया, ठीक है। और एनडीए गवर्नमेंट 2014 में लेकर आ गई लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट बिल 2015, ठीक है, जिसे बाद में पास करा लिया गया। तो उसमें क्या था, आर्गूमेंट्स क्या दिए गए, 2000 मतलब जो अमेंडमेंट में आर्गूमेंट्स क्या दिए गए, क्या था, जो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन जो एक्ट था 2013, इसके अकॉर्डिंग ये था कि अगर आप ज़मीन ले रहे हो फॉर प्राइवेट प्रोजेक्ट तो आपको 80% कंसेंट होना जरूरी है। मान लो 10 किसान हैं तो 8 किसान का हाँ करना जरूरी है। और अगर ट्रिपल पी प्रोजेक्ट है, मतलब प्राइवेट और सरकार और प्राइवेट लोग दोनों का प्रोजेक्ट है, ठीक है, याद रखेंगे केवल प्राइवेट नहीं है, इसमें पब्लिक भी मतलब सरकार भी है, ठीक है। तो केवल 7 लोगों से परमिशन ले लो, ज़मीन आपको अधिग्रहण हो जाएगी। उसमें 3 ना माने फिर भी 7 मान गए तो आपको ज़मीन मिल जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, कंसेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है, कितने % कंसेंट रिक्वायरमेंट होना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डेवलपर सेड इट इज़ टू हाई टू इम्पॉसिबल टू गेट, ठीक है। तो जो इंफ्रा डेवलपर्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, बोलते हैं कि 10 में से 7 लोग, कई कई जगह पे 1000 किसान होते हैं, अब 1000 में से हम 800 लोगों से कैसे परमिशन लें, ये बहुत ज़्यादा हाई होता है कंसेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 सेक्टर की बात करता है, डिफेंस, रूरल, अफोर्डेबल हाउसिंग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंफ्रा वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्स लैंड, ठीक है। इन 5 चीज़ों के लिए 70 और 80% की बात हुई। फिर अमेंडमेंट एक्ट आया। अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है कि दिस 5 सेक्टर विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कंसेंट रिक्वायरमेंट। ये जो 5 सेक्टर हैं इनको कंसेंट रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट कर दिया गया, बाहर रख दिया गया, बोला कि नहीं, इन 5 सेक्टर के लिए हमें कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, न गवर्नमेंट लेगी न प्राइवेट सेक्टर लेगा। अगर ये 5 चीज़ों के लिए डेवलपमेंट हो रहा है, 5 चीज़ें कौन सी देख लो एक बार फिर से, डिफेंस की बात हो रही है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबल हाउसिंग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंफ्रा वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट ओन लैंड, जहाँ पे सरकार की खुद की ज़मीन है, ठीक है। इन 5 के लिए कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एग्जेम्प्ट कर दिया गया। सेकेंड था सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, SIA, ठीक है। ये जांच करना जरूरी है कि अगर वो प्रोजेक्ट लगेगा तो उसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। ये मैंडेटरी था एक्ट में, लेकिन 15 के अमेंडमेंट एक्ट में इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया 5 सेक्टर के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लैंड एक्विजिशन 2013 एनी डिस्ट्रिक्ट अ मैक्सिमम 5% इरीगेटेड मल्टी क्रॉप्ड लैंड कैन बी एक्वायर्ड बाय बेस्ट एक्वायर्ड, ठीक है। बोला जाता है 2013 का एक्ट क्या कहता है कि अगर किसी जिले में आप लैंड एक्विजिशन कर रहे हो तो उसकी जो सबसे बेहतरीन ज़मीन जहाँ पे सारी फसलें होती हैं, हमेशा फसल होती है, बहुत उपजाऊ है, उसका केवल 5% कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अमेंडमेंट बिल कहता है कि नहीं, 5 सेक्टर के लिए कोई भी कानून नहीं लगेगा, अगर हम 5 सेक्टर के लिए कितने भी % कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसी चीज़ों की वजह से एक नोट देख लीजिएगा, 2015 का बिल एंटी फार्मर कंसीडर किया गया था, ठीक है। तो ये जो पहली बात आई एक्विजिशन पे। अब सेकेंड आती है कंपनसेशन क्या होगा। तो कंपनसेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्ट क्या कहता है कि अप टू 4 टाइम्स मार्केट प्राइस इज रिक्वायर्ड इन रूरल एरिया, ठीक है। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे अगर 100 रुपये की ज़मीन है तो फिर 4 टाइम्स मतलब 400 रुपये उसको मुआवजा मिलेगा।
शहर में है तो 2 टाइम्स मिलेगा, मतलब 100 का केवल 200 रुपये, मतलब 2 टाइम्स मतलब 200 रुपये मिलेगा। रजिस्टर्ड प्राइस का मिलेगा, ठीक है। आप समझोगे 2015 ने अमेंडमेंट एक्ट ने बोला हाँ मैं भी राजी हूँ इस पे, मैं भी इतना आपको कंपनसेशन दे दूंगा, खैर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई। एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट क्या कहता है कि जितने लोग अफेक्ट हुए हैं सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अमेंडमेंट बिल कहता है नहीं, जो भी लोग अफेक्ट हुए हैं उनके परिवार से एक मेंबर को क्या मिलेगा, जॉब मिलेगी, ठीक है। एक मेंबर को ये पूरे सभी लोगों को जॉब या फिर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे थे। अब लिमिटेशन क्या है, सम टाइम लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट रिक्वायर लैंड एक्विजिशन अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट कॉरिडोर, दिस इज वाई लैंड एक्ट वॉज केप्ट इन कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। कई स्टेट में जैसे हाईवे निकल रहा है कई स्टेट होके जाएगा, तो इसीलिए इसको कंकरेंट लिस्ट में रखा जाता है। और इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिले हैं कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में कभी कभी बात नहीं बन पाती। डिफरेंट स्टेट्स में हैव मेजर रोल टू प्ले डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स, ठीक है। कुछ स्टेट में एग्रीकल्चर अच्छा है, कुछ स्टेट में इंडस्ट्री अच्छा है, तो फिर ये उस स्टेट के पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का एक्विजिशन चाहती है। अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़्यादा है तो वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा लगेंगी तो रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, ठीक है, कंसेंट रिक्वायरमेंट। और जहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा है, इंडस्ट्री कम है, तो वहाँ पे कंसेंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इसकी एक लिमिटेशन देखी जाती है, ठीक है बेटा। तो आज के पोर्शन में हम इतना ही कंप्लीट करेंगे। इसमें हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको कंप्लीट कर दिया है। अब एग्रीकल्चर क्रेडिट मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।